हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 4। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 4। ठीक है, वी विल डिस्कस इन डिटेल्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या हम कह सकते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसे समझने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये पूरा चार्ट है, इसे समझने से पहले आपको मैं समझाऊं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction is the process of fusion of male and female gamete resulting in the production of zygote। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं? वो जाइगोट बनाते हैं, विच अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और अल्टीमेटली उससे जाइगोट ग्रो करके क्या बनाता है? फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल आते हैं, यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट, उनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने एक टेबल देखी थी आगे, उसमें समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे कि मैंने अभी क्या है आपको किसमें बताया, डेफिनेशन में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे कोई मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और जाइगोट क्या है? ग्रो करके अल्टीमेटली क्या बनाता है? फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो अब होता है क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक है यहाँ पे मेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक है फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब देखिए मेल ऑर्गेनिज्म के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है स्टैमन। स्टैमन जो होता है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल के, तो वो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, वैसे ही फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है प्लांट्स में कार्पल, एंड एनिमल्स फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है ओवरी। ठीक है, तो ये तो हो गए मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म की क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो उसके बाद इनमें जो होता है मियोसिस। अब मियोसिस जो होता है वो एक क्या है? सेल डिवीजन, जिसमें क्या होता है? सेल डिवीजन का एक तरीका है। ठीक है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है वो किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो डिवीज़न होता है, यार ये रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवीजन जहाँ पे करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मियोसिस होता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवीज़न करके क्या करती हैं? जो डिवीज़न होता है इसमें जब क्या होता है, कह सकते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब इसमें देखिए क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब उसके बाद है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो मेल का गैमेट्स क्या होता है, फीमेल का गैमेट क्या होता है, तो मेल गैमेट होता है यहाँ पे स्पर्म। ठीक है, और वैसे ही फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? ओवम और एग्स कहते हैं। ठीक है, ओवम और एग, ये होता है फीमेल गैमेट। अब क्या होता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं। जब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो फ्यूज़न क्या होता है? जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फिर जाइगोट बन जाता है, और वही जाइगोट फिर ग्रो करके क्या बनाता है? आगे ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद इसी से क्या बन जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो चलिए अब इसे कैसे डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो चलिए अब समझ लेते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो we are also familiar with mode of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created, ठीक है। हम familiar हैं, हम इससे भी familiar है एक mode of, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एक नई जनरेशन को क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब मैं आपको रिप्रोडक्शन बता रही थी, और मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे क्या है, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं किसे, नई जनरेशन को क्रिएट करने के लिए, यानी कि जो नई जनरेशन बनती है वो किससे बनती है, टू इंडिविजुअल से बनती है, ठीक है। अब जैसे कि बुल अलोन कांट प्रोड्यूस अ न्यू calf नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक बैल क्या है, किसी बछड़े को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। या एक हम कह सकते हैं मुर्गी जो है वो चूजा नहीं बना सकती है, ठीक है। तो मीन्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी हमें नीड होती है, एक मेल इंडिविजुअल्स की, एक फीमेल इंडिविजुअल्स की नीड होती है, ठीक है। तो न्यू चिक्स यानी कि जो हैन है वो क्या है, अकेली सिर्फ ही एक न्यू चिक को नहीं बना सकती है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन। ये आपको बता दिया कि यानी कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल्स की नीड होती है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या इसका महत्व है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसकी, ठीक है। यहाँ पे आगे समझाने वाली हूँ क्या इसके फ़ायदे होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, यानी कि इसी में हम समझ लेंगे कि ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसमें भी तो न्यू प्रोजेनी बन रही थी, यानी कि न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही थी। तो क्या उसी तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ा कि इसके टाइप हमने पढ़े, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल, हमने समझा कि सेक्सुअल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, इस तरीके से होता है जहाँ पे टू गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यू जाइगोट, जिससे क्या है न्यू प्रोजेनी फॉर्म होती है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। एसेक्सुअल में हमने क्या समझा कि जहाँ पे एक ही पेरेंट से क्या है न्यू प्रोजेनी, जिससे एक ही पेरेंट से क्या है प्रोजेनी बन रही है, ठीक है, या न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। तो एसेक्सुअल ही क्यों, एसेक्सुअल क्यों होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फॉर्म वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस। अब देखिए, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स यानी कि न्यू जो जो नई सेल्स, दो नई सेल्स बनती हैं फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की एक कॉपी से, एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस, उसके अलावा जो सेल का बाकी एपरेटस, यानी कि सेल में बाकी चीज़ें भी होती हैं ना, बाकी जो ऑर्गेनल्स भी होते हैं, हम उसकी बात करें तो क्या होती हैं वो, जब एक डीएनए से बनती हैं। द डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, अब डीएनए कॉपी मैकेनिज्म में क्या होती है, एज वी हैव नोटेड can't be absolutely accurate and the resultant error are a source of variation in the population of organism। अब देखिए क्या होता है, डीएनए कॉपी की मैकेनिज्म क्या होती है, जैसा कि हमने नोट किया है, जब डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी के समय जब एक डीएनए से, यानी कि जब पेरेंट से, ठीक है, दो पेरेंट हैं, उससे क्या है गैमेट फ्यूज़ हुए, फ्यूज़ होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। तो दोनों में से डीएनए, यानी कि मेल का डीएनए, फीमेल से भी डीएनए कहाँ गया, उस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो डीएनए कॉपी जो होता है वो बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होता है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए कॉपी के टाइम क्या होते हैं, यानी कि कुछ त्रुटियां हो जाती, कुछ गलती हो जाती, वो सेम कॉपी नहीं करता है अपनी उस कॉपी में, यानी कि कुछ बदलाव कर देता है, ठीक है। जो कॉपी होती है उस कॉपी में क्या करता है, कुछ बदलाव कर देता है।
तो तब क्या होता है, बदलाव होने से क्या होता है, जो न्यू जनरेशन होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें भी क्या आते हैं, डीएनए के बदलने की वजह से बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो बदलाव आते कैसे, उसके बाद भी वो चीज़ कॉपी, तो डीएनए तो कॉपी होते रहता है, वो अपना नया प्रोटीन बनाते रहता है। ठीक है, तो डीएनए का काम ही क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म करना। तो वो क्या करता है, अपना न्यू प्रोटीन फॉर्म करते रहता है, डीएनए कॉपी होते रहता है। इससे क्या है, वेरिएशन आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो बदलाव होने से एक जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट से कैसा बन जाता है, बिल्कुल ही अलग बन जाता है, सेम उसकी कॉपी नहीं बनता है। ठीक है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस हैं, यानी कि एक की बात नहीं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही है, सभी के साथ होता है। जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है सभी में क्या होते हैं, बदलाव आते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन, यानी कि हर जो इंडिविजुअल्स है वो क्या है, वेरिएशन से संरक्षित नहीं रह सकता है। बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है उनमें जो वेरिएशन होती हैं वो उनके सर्वाइवर के लिए, स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। सर्वाइवल के लिए मतलब उनको जीने में क्या करती हैं, वो मदद देती हैं। ठीक है, उनको संरक्षित तो नहीं करती है, यानी कि उनको एक बार क्या है, बॉर्न हो गए, जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद ये नहीं कि उसको उनको अमर कर देती है। ठीक है, बट जो लाइफ में हमारे साथ जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में जितने भी बदलाव होते हैं उनमें क्या करती हैं, वो स्पीसीज को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उनके लिए यूज़फुल होते हैं ये बदलाव। It would therefore make sense of organisms came up with reproductive mode of allowed more and more variation to be generative। ठीक है, तो इसीलिए क्या आता है, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड। तो ये जो इस तरीके का कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल मोड है। क्या होता है, जनरेशन में, आगे की जनरेशन में जितनी जनरेशन आगे बढ़ती रहती हैं उतने ये बदलाव लाते रहते हैं। कैसे, जैसे कि हम हैं, हमारे पेरेंट्स से हम अलग हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं वो उनके पेरेंट्स से अलग हैं, यानी कि जो हमारे दादा दादी हैं वो उनसे अलग हैं, उनके जैसे नहीं दिखते हैं। या दादा दादी के भी जो पेरेंट्स थे वो उनसे अलग थे, यानी कि हमारी देखो कितनी जनरेशन है, कोई भी जनरेशन हमारी बिल्कुल मैच नहीं करती, हम किसी से मैच नहीं करते। जनरेशन जितनी आगे को बढ़ती रहती है, हमारे बाद की भी जो जनरेशन आएगी वो बिल्कुल हमारी जैसी नहीं होगी, वो कैसी होगी, हमसे अलग होगी। ठीक है, इसे भी मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल से बताऊंगी। ओके, तो अब समझ गए होंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अगेन समझाती हूँ। जैसे कि क्या होता है, अब ये वेरिएशन आती कैसे हैं, देखो एक बार मैं समझाऊँ आपको। और जैसे क्या होता है ना, मेल का डीएनए होता है, फीमेल का डीएनए होता है। ठीक है, मेल डीएनए, फीमेल डीएनए। अब जब ये क्या होते हैं, मैच होते हैं, तो मैच होने से क्या होती है, यानी कि मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या होती हैं, वेरिएशन आ जाते, बदलाव आते हैं। यानी कि वेरिएशन यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या करता है, बदलाव लेके आ जाता है। ठीक है, अब ये बदलाव लेकर कैसे आता है, चले इसे समझते हैं हम एक डायग्राम से। जैसे देखिए क्या होता है ना, मेल का डीएनए हो गया। ठीक है, मेल का, सेकेंड, मेल का डीएनए, और ये हो गया फीमेल का डीएनए। ठीक है, अभी क्या होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब ये इसका ये क्या है, फीमेल गैमिट है, एग ओवम, और ये हो गया क्या, स्पर्म, मेल गैमिट हो गया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि 23rd जो पेयर क्रोमोसोम किस में होते हैं, फीमेल, टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। जो एक पेयर होता है वो कैसा होता है, एक्स एक्स का, वो किसके पास होता है, फीमेल के पास। ठीक है, और वैसे ही 22 प्लस एक्स वाई, एक जो पेयर है वो किसका है, फीमेल, सॉरी मेल का। ठीक है, एक्स वाई,
तो ये 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोज़ोम फीमेल में होते हैं, और ऐसे ही 23rd जो पेयर क्रोमोज़ोम्स के होते हैं वो किस में होते हैं, मेल में होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम जो होते हैं किस में होते हैं, फीमेल में होते हैं, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो मेल में होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब ये गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़न के बाद क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। यानी कि जो जाइगोट बना उसके पास कितने क्रोमोज़ोम हो गए, यानी कि 23, यानी कि 46 टोटल क्रोमोज़ोम है ना। 46 में से यानी कि 23 यहाँ इसके पास आए, 23 इसने अपनी दी, तो इसके पास भी कितने क्रोमोज़ोम हो गए, टोटल 46। यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है ये, तो ये जाइगोट ही ग्रो करके क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, और ये एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो उसके पास भी कितने क्रोमोज़ोम आ गए, 46 क्रोमोज़ोम आए। अब ये जो क्रोमोज़ोम मिले हैं, ये क्रोमोज़ोम किससे मिले हैं, मेल और फीमेल, यानी कि ये दोनों ही पेरेंट्स से इस प्रोजेनी को क्या मिले हैं, क्रोमोज़ोम मिले, यानी कि दोनों के मिले हैं। तो दोनों के मिलने के बाद अब सोचिए कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो कैसे होगा, उसमें क्या आती है, वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो इसी के तो कंप्लीट सारे क्रोमोज़ोम 46 आ नहीं गए हैं, या इसी मेल के सारे क्रोमोज़ोम इसके पास आ नहीं गए हैं। ठीक है, अब जब क्रोमोज़ोम आते हैं तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोज़ोम्स होते हैं, क्रोमोज़ोम्स में क्या है, डीएनए होता है। ठीक है, तो वही जो डीएनए है वो इन क्रोमोज़ोम के साथ आता है, यानी कि वो मेल से भी आता है, फीमेल से भी आता है, क्या बनाता है, एक नया डीएनए बना देता है। क्या बना देता है, एक न्यू डीएनए फॉर्म कर देता है। और वो जो नया डीएनए होता है वो क्या करता है, न्यू जनरेशन में या न्यू स्पीसीज में क्या लेकर आ जाता है, वेरिएशन लेकर आता है। वेरिएशन मीन्स बदलाव, यानी कि जो न्यू, यानी कि नया जो जन्म लेगी, जो इंडिविजुअल जन्म लेगा, नया जन्म लेगा, तो वो कैसा होगा, ना वो मेल की तरह दिखाई देगा ना वो फीमेल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, वो अपने यानी कि जनरेशन में, यानी कि पहले की जनरेशन में किसी की तरह नहीं होगा, वो जो बनेगा कैसा बनेगा, बिल्कुल अलग बनेगा। तो यही बदलाव क्या होता है, वेरिएशन कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इससे क्या होती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो बताया कि मैंने डीएनए कॉपी कैसे हो रहा है या वेरिएशन हमें कैसे मिल रहा है, यानी कि जो बदलाव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये तो समझा हमने बदलाव। अब ये बदलाव, ये वेरिएशन क्यों जरूरी है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती हैं, वेरिएशन आती हैं, और वेरिएशन क्या लेकर आती हैं, बदलाव ले। यस, तो हम समझ रहे थे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होती हैं, वेरिएशन आती है। ठीक है, और वेरिएशन आना जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए है ना। अगर एसेक्सुअल की हम बात करें, आपने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है ना, थोड़ा बदलाव आते हैं, थोड़ा वेरिएशन वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने समझा था ना कि हम कह रहे थे कि नहीं एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी नहीं, उसके भी जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आते हैं। क्लोन तो बनाते हैं वो, जहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें जो पेरेंट होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होता है उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं। ठीक है, अब ये बदलाव वहाँ भी ज़रूरी ही होते, क्यों ज़रूरी होते हैं, इसलिए ज़रूरी होते हैं। देखो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ बैक्टीरिया की ना, तो क्या है, किसी बैक्टीरिया की कोई, किसी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की कोई पॉपुलेशन है। ठीक है, तो किसी कह सकते हैं कि वाटर के किसी टेम्परेचर में वो रह रही हैं। ठीक है, वो वाटर का टेम्परेचर कैसा है, ना कि ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो कर गए हैं, एक मतलब किसी पानी में ग्रो कर गए हैं। ठीक है, उस पानी का जो नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ना ही वो ज़्यादा गर्म है ना ही वो ज़्यादा ठंडा है। तो क्या होगा, अचानक से क्या है, टेम्परेचर क्या है पानी का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अचानक से
ठीक है। तो ये है, हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में धीरे धीरे बहुत से बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारे चेंजेस हमारे क्लाइमेट में हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ एक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अचानक से क्या है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें से अधिकतर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो क्यों मर जाएंगे, वो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से बनी नहीं है कि वो टेम्परेचर को सही करें, सहन सहन कर सके, टॉलरेट कर सके, ठीक है। लेकिन और क्या होंगे, वो डाई यानी कि मर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, वेरिएशन ज़रूरी है। अगर क्या है, उनमें से कुछ बैक्टीरिया अगर बच रहे हैं यानी कि बच जाते हैं, अगर या तो या हम कहें कि बच जाते हैं, चलिए ठीक है, उनमें से कुछ बैक्टीरिया क्या हैं, वो बच गए हैं। वो क्यों बचे हैं, क्योंकि उनमें उनकी बॉडी में शक्ति है। किसके लिए शक्ति है, कि वो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, ठीक है। उस जो हीट है उसको क्या कर सके, सहन कर सके। और जो बैक्टीरिया बचेंगे वही क्या करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरी है वेरिएशन, कि सरवाइव करने के लिए। अब देखिए, जो बैक्टीरिया बचे वो कैसे बचे, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशन आए थे, बदलाव आए थे। अगर वो सेम अपनी एग्जैक्ट कॉपी होते अपने पेरेंट्स की, क्योंकि देखो उनके पेरेंट्स की तो बॉडी ऐसी थी, वो टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर पा रही थी। उनमें से कुछ कुछ ऐसे भी थे जो उनके क्लोन थे, ठीक है, जो क्लोन थे यानी कि कुछ उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स थे पेरेंट्स के, यानी कि टेम्परेचर ना सहन करने वाले, तो वो भी क्या हो गए, डाई हो गए, वो भी मर गए। बट किसी में क्या है, बदलाव आ गया, वो बिल्कुल अलग है, उनकी बॉडी ऐसे बन गई, नहीं वो सहन कर सकते, उनमें वेरिएशन आ गई थी, बदलाव आ गए थे उनकी बॉडी में। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को सहन कर लिया। तो इसीलिए क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The big advantage of sexual reproduction is that genetic variation is introduced in three ways during the cell division and fusion of gametes, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, जब क्या होती हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो किससे होती हैं, सेल डिवीजन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट, यानी कि जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं या सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, तब जेनेटिक वेरिएशन होती है। और कैसे होती है, हम जानते हैं कि डीएनए, डीएनए क्या होता है, एक बार तो कब होता है ना डीएनए, जब डीएनए हमें मिलता है मेल फीमेल पेरेंट्स से, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स से क्या है, डीएनए तो आया, ठीक है, न्यू जनरेशन, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो, तो उसमें नया डीएनए बन रहा। उसके बाद भी डीएनए क्या होता है, कॉपी होता रहता है, ठीक है। डीएनए की और कॉपीज़ बनती रहती हैं, और कॉपी में क्या है, फिर वो क्या बनाती, प्रोटीन बनाती हैं, प्रोटीन फॉर्म करते रहती है। इससे क्या है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। और न्यू ऑर्गेनिज्म जो बना उसमें क्या आती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। तो ठीक है, तो ये वेरिएशन कब आती है, सेल डिवीजन जब होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दिस इज़ एन एडवांटेज बिकॉज इट मीन्स दैट सम इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये एडवांटेज इसलिए होता है या इसका ये फ़ायदा है क्योंकि इससे क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल्स में किसके लिए एबल हो जाएगा, वो आगे सर्वाइव कर लेगा और इससे क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है। नेचर में सारे प्लांट्स और एनिमल बिल्कुल एक जैसे होंगे तो क्या होगा, वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें उनमें बिल्कुल एक जैसी हो गई है, ठीक है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं है, ठीक है। हम भी देखो आपस में कोई भी जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई कैसा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, ठीक है। और क्वालिटीज़ भी क्या होती है, हर किसी में अलग होती हैं। और ये क्वालिटीज़ जो आती हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स में या पॉपुलेशन में वो कहाँ से आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही आती हैं। अगर सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो क्या है, तो हाँ एक ही बार में कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं इन्वायरमेंट पे, कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या है, सपोज कह सकते हैं कि अगर मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देखो बताऊं, सबकी क्षमता जो अभी थी अलग अलग थी। जैसे कि कोविड के टाइम पे आपने देखा
ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की ना, ठीक है, तो इम्यूनिटी कैसी थी, हर एक पर्सन की अलग अलग थी। क्यों? क्योंकि सब में क्या थी, वेरिएशन थे। ठीक है। किसी में हमने देखा, किसी में ऐसी पावर थी कि किसी में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो उस फेज़ को जी गया। उस फेज़ में भी क्या है, उस कोविड यानी कि जो कह सकते हैं पेंडेमिक के बाद भी अभी भी क्या है बच गया। ठीक है, उस कंडीशन के बाद भी बच गया। लेकिन किसी की क्या है, उस टाइम पे क्या है, डेथ हो गई, क्योंकि वो क्या है, उसको सहन नहीं कर पा रहा था। और जो बच गए हैं वो कह सकते हैं कि उनमें क्या है, वो हमें कैसे मिली है, वेरिएशन के बाद। ठीक है। तो अगर ये वेरिएशन नहीं आएंगी तो आगे देखिए, आगे आने वाले समय में और भी इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले की भी देखिए, अगर जनरेशन की बात करें, पहले से ही आदि मानव के टाइम से अगर हम बात करें तो क्या है, धीरे 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 हमारे इन्वायरमेंट में कैसे उसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो काम करना स्टार्ट किया, उनकी जो जनरेशन आगे बढ़ती रही, उनमें बदलाव आते रहे, बदलाव आते रहे। वो अपने आप को क्या करा, उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाए रखा, यानी कि कह सकते हैं कि वो सरवाइव करते रहे। ठीक है। अगर ऐसा होता तो एक ही बार में, जैसे मैंने अभी आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है, अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो एक ही बार में क्या है, कोई ऐसा बदलाव हो, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी है ना। अगर कोई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब सारे एक जैसे हैं, तो वो सभी के सभी सहन नहीं कर पाएंगे। उनमें से कोई अलग हो गया तो क्या है, वो सहन उसको कर लेगा और क्या है, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या है, वेरिएशन जो है वो ज़रूरी है। और ये वेरिएशन कब आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आते हैं। ठीक है। और यही जो वेरिएशन होते हैं, ये क्या करते हैं, बदलाव, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे वो कुछ बीमारी हो, उससे लड़ने में क्या देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि जिराफ। ठीक है। तो देखें, इसे भी समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल से। यदि हम किसको देखें, आदि मानव की बात करें तो ठीक है, तो कहाँ से इंसान जो बना था वो कैसे बना था, एक बंदर से। ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे वेरिएशन, कैसे बदलाव आ रहा है इंसान। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब तो कैसा है, एक इतना एडवांस हो गया इंसान की, हम एक कैसे कह सकते हैं कि रोबोट की तरह काम कर लेता है अब। ठीक है। ये किसके बाद से, अगर ये वेरिएशन ही नहीं होती तो सोचो कि अभी क्या होता, नहीं तो इंसान एक बंदर ही होता, इतना डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। इतना एडवांस नहीं हो पाता। तो क्या है, ये वेरिएशन ही उन्हें क्या करती हैं, आगे सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, जिराफ का। जिराफ क्या था, पहले जिराफ की गर्दन जो थी वो छोटी थी। वो क्या करता ना, जमीन से ही क्या कर सकता था, घास खाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अगर जमीन में क्या है ना, उसे घास कम मिलने लगी, यानी कि ज़मीन पे घास ख़त्म होने लगी। अब वो क्या करेगा, उसकी तो गर्दन ही छोटी है, तो धीरे धीरे क्या होंगी, उसकी तो सारी स्पीसीज़ क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी फिर। ठीक है। वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको घास नहीं मिलेगा। तो बट उसने क्या किया, जब रिप्रोडक्शन हुआ, उसकी जनरेशन में वेरिएशन जब आई, तो धीरे 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 उनकी जैसे कोई स्पीसीज़ है ना, उसने क्या किया, अपनी ऊपर यानी कि जो पेड़ों की घास है, गर्दन से खींचने यानी कि आगे को ऊंचा करने की कोशिश की, अपनी गर्दन को और ऊंचा करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे घास पेड़ों से खाना स्टार्ट किया उसने, पेड़ों की टहनियों को क्या किया, पेड़ों की टहनियों से घास खाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वेरिएशन के बाद क्या है, उनकी जो नेक है कैसी होने लगी, लंबी होने लगी। और उनकी गर्दन अब कैसी है हम देखते हैं, लंबी है। ठीक है। तो ये किसके बाद आया, हमें किसके बाद मिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, डीएनए कॉपी में क्या होता है, एरर होता है। और ये एरर से क्या होती हैं, फिर वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है। और ये वेरिएशन जो होती हैं लाइफ में सरवाइव करने के लिए क्या करती हैं, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। पढ़ लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें एक पेरेंट्स था। ठीक है। एक पेरेंट्स ही क्या कर रहा था, एक ही पेरेंट क्या कर रहा था, न्यू प्रोजेनी को बॉर्न कर रहा था। ठीक है। और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, जहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे दो गैमेट फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट ग्रो करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रो करके क्या बनाता है, फिर बेबी। ओके, तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या आती हैं, वेरिएशन आती हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बताया था मैंने कि वेरिएशन तो आती हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या, पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, एडेप्ट कर सकती है अपने आप को इन्वायरमेंट में। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग क्या थे, सिंगल पेरेंट से बन रहे थे, और जो सेम अपने पेरेंट्स की तरह यानी कि क्लोन बन रहे थे उसके, ठीक है, एक जैसे। और दिखने में कैसे थे वो, बिल्कुल कोई भी उनमें दिखने में, मतलब हाँ दिखने में क्या थे, वो बिल्कुल भी अलग नहीं थे अपने पेरेंट्स से, ठीक है। वेरिएशन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, जो किससे आ रहा था, डीएनए कॉपी होने में एरर कर रहा था, ठीक है। तो वो अलग, हाँ, जहाँ क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स की नीड है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं और ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यानी कि प्रोजेनी, ठीक है। जहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है। देख सकते हैं दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, और जिसमें दोनों के ही हमें क्या मिलते हैं, ट्रेट मिलते हैं, दोनों के ही लक्षण हमें मिलते हैं, या दोनों के ही कह सकते हैं, एक दोनों के मिलके एक नए क्या कर सकता है, नई स्पीसीज को जो जन्म देता है, ठीक है। दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नई स्पीसीज बन रही है। देखो, इसमें इसके भी लक्षण आए हुए हैं, इसके भी लक्षण आए हुए हैं, ठीक है, या इसके भी क्रोमोसोम हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लक्षण ना कहें कि क्रोमोसोम कहें, इसके भी क्रोमोसोम, जैसे 23 क्रोमोसोम इसमें से इसे मिल गए, 46 होते हैं तो 23 क्रोमोसोम इसमें इस फीमेल से इसे मिल गए, मेल और फीमेल दोनों से 20 मिले, तो टोटल हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते, तो हमें क्या मिल गई, यहाँ पे एक न्यू स्पीसीज मिल गई। और जिनमें क्या है, इससे जो हमें मिली अलग अलग वैरायटी, यानी कि पॉपुलेशन कैसी है, सब लक्षण हमें सब में क्या है, अलग अलग तरीके की क्या है, वैरायटी मिल गई है, ठीक है। तो ये हमने समझा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, वो भी समझ लेते हैं, चलिए। एसेक्सुअल देखिए, इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट नहीं प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, गैमेट ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो गैमेट का फ्यूज़न होगा कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फ्यूज़न होता है उनका, ठीक है। यहाँ पे होता है इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीज़न, यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न की ही रिक्वायर होती है। इट रिक्वायर माइटोटिक डिवीज़न फॉलोड बाई, ठीक है, मियोटिक, सॉरी, इट रिक्वायर मियोटिक डिवीज़न फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों ही की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल अपने किसकी तरह आइडेंटिकल होते हैं, किसकी तरह होते हैं, दिखने में सेम पेरेंट की तरह दिखाई देते हैं। Offspring will have some characters from male and female and other from female parent, ठीक है। जो इसमें offspring कैसे होंगे, some characters from male, कुछ कैरेक्टर मेल के होते हैं और कुछ फीमेल के प्रेजेंट होते हैं। some characters may not present in आइदर ऑफ द पेरेंट, उनमें से कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो खुद के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। कुछ जो ट्रेड्स मिलते हैं वो पेरेंट्स से यानी कि मेल से मिलते हैं, और कुछ ट्रेड्स जो मिलते हैं वो फीमेल से मिलते हैं, यानी कि फादर और मदर दोनों के ट्रेड होते हैं। उसके अलावा कुछ जो लक्षण, कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अपने खुद के
उसमें बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन एसेक्सुअल में, ठीक है, इन दिस चांस टू जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन। हाँ देखो, इसमें जो होता है जेनेटिक वेरिएशन होता है ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन, यानी कि जो रैंडम म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन में उत्परिवर्तन जो होता है, ठीक है, रैंडम म्यूटेशन जो होता है उससे जो होता है, इससे क्या हो सकते हैं, बदलाव यानी कि होने का चांस रहता है। इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज़ मोर चांस टू जेनेटिक वेरिएशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांस रहता है जेनेटिक वेरिएशन का रहता है, और यहाँ पे होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species। asexual reproduction में क्या होती है, यूज़फुल नहीं होता है नेचुरल सेलेक्शन के लिए इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, के जीवों के विकास के लिए। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज मतलब जीवों का जो विकास होता है उसके लिए यहाँ पर नेचुरल सेलेक्शन यूज़फुल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ हाईली यूज़फुल फॉर नेचुरल सेलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यानी कि जीवों के विकास के लिए नेचुरल सेलेक्शन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हाईली यूज़फुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट अकर्स बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ये आपको पढ़ाए थे इसके मेथड। इसमें क्या क्या होता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन। इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट अकर ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या पाया जाता है, किसके कारण होता है ये, पॉलिनेशन। जैसे कि प्लांट्स में हमने देखा था, प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है, एंड एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।